हेलो स्टूडेंट्स, तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है ये आरबीएसई के अंदर, जिसका नाम है जेनेटिक्स। ठीक है, तो आज अपन जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 है और आपको बड़ा ही मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जेनेटिक्स थोड़ा छोटा चैप्टर है तो कम दिनों के अंदर कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ। और फिर अपन ने जो पीछे बॉटनी के और जूलॉजी के और नेचुरल रिसोर्सेज दे रखे हैं उनको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर है जेनेटिक्स पे। ठीक है, जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके अंदर पूरा आपको इंट्रो देंगे जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, किसने डिस्कवरी की थी और क्या क्या पीछे की थोड़ी बहुत कहानियाँ भी आपको बता देंगे ताकि आपको इंटरेस्ट हो और नॉलेज भी मिले। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए जेनेटिक्स। तो देखो जेनेटिक्स है वो वर्ड कहाँ से आया है। जेनेटिक्स का सबसे पहले प्रयोग किया था इस वर्ड का, जिनका नाम है विलियम बेटसन। विलियम बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड का उपयोग किया था। और जेनेटिक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्या है? ग्रीक वर्ड, जिसका जो मीनिंग है वो क्या है? इसका मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू या फिर टू बिकम। ठीक है, तो ये है कि भाई जेनेटिक्स जो वर्ड है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम बेटसन ने। और यहाँ पे जो विलियम है भाई, ठीक है ना, विलियम बेटसन। और जेनेटिक है क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो इनटू या फिर टू बिकम। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि जो जेनेटिक्स वर्ड है वो क्या है? ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है? टू ग्रो इनटू, यानी किसी के अंदर ग्रो होना, या फिर टू बिकम, या फिर कुछ चीज़ बनना, या फिर बिकम आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है? करेक्ट डेफिनेशन ये होती है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of heredity and variations। देखो जेनेटिक्स है ना, ये चीज़ ऐसी है कि इसको खोजने के अंदर भाई की जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं? उनकी ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। ठीक है, किन के अंदर आते हैं? उनकी ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। अब यहाँ ऑफ स्प्रिंग यानी संतति, ठीक है ना, संतान, उसके अंदर आते हैं। तो ये बहुत ही सालों से, हजारों सालों से ये चलता आ रहा है कि इसका रीज़न क्या है वगैरह वगैरह। बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई थी। ठीक है, जैसे फ्लूइड थ्योरी है, वेपर थ्योरी है, ठीक है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी जो डार्विन थे उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी थी। तो वो हमें बात नहीं करनी है, क्लास 12th के अंदर आप पढ़ोगे। तो जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड कंफ्यूज कर रहे होंगे कि हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस क्या है? सबसे पहला अपन पढ़ते हैं, ये मीनिंग है वो है हेरिडिटी। तो देखते हैं हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये आप नोट कर ले भाई। पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हेरिडिटी का यहाँ पे मिला है कि द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर से अपनी संतान में आना ही क्या होता है? हेरिडिटी होता है। ठीक है ना, इस वर्ड को समझे। हेरिडिटी बहुत बार नाम आएगा। हेरिडिटी क्या है कि द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, अपने जो पेरेंट्स से संतान के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, वो ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है।
समझ में आ गई बात है। अब देखो हेरिडिटी से देखो, अगर कोई हाथी है, ठीक है, और अगर हाथी बर्थ देता है तो वो क्या होगा, हाथी होगा, कोई दूसरा जानवर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हाथी बर्थ देता है तो क्या होता है, वहाँ पे हाथी ही मतलब ऑफ स्प्रिंग होगा ना, जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो एलिफेंट ही बनेगा, ठीक है। ये एक बड़ी फेमस लाइन है जो एनसीईआरटी में दी हुई होती है। क्या है कि हाथी का जो होने वाला बच्चा होगा वो भी हाथी होगा, तो दूसरा जानवर नहीं होगा, ठीक है। या फिर जो आम का जो पौधा है या फिर आम का जो सीड है, ठीक है, अगर वो अपन बोएंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा। ऐसा नहीं होता ना कि भाई आम की जो गुठली बोते हैं तो फिर वहां से इमली के पौधे निकलने लग गए, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है कि भाई ट्रांसमिशन हो रहा है भाई, अब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में उनके गुण तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आम का आप बोल रहे हो तो हो सकता है भाई वो आम मीठे न दे, पर जो पौधा होगा वो तो आम का ही होगा भाई, दूसरा पौधा तो होगा नहीं भाई, समझ रहे हो ना, दूसरा पौधा तो होगा नहीं, आम ही तो होगा। तो यही होता है भाई हेरिडिटी की ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। एलिफेंट जब बर्थ देगा तो एलिफेंट ही वहां पे जन्म देगा, ठीक है, जन्म लेगा ना, एलिफेंट ही जन्म लेगा, कोई और दूसरा जानवर थोड़ी लेगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो पेरेंट्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो क्या हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर अपन ने और जैसे बात करते हैं सेकंड, जैसे यहाँ पे नाम आया है वेरिएशन। क्या नाम आया भाई, वेरिएशंस। देखते हैं वेरिएशंस क्या होते हैं, ठीक है। देखो वेरिएशंस क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एज टू एज है, जैसा का जैसा मतलब पेरेंट्स थे उनके जैसा ही उनका ऑफस्प्रिंग हुआ है, एज टू एज, बहुत ही रेयर चांस होते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्टली देखो जेनेटिक जो कोड होते हैं या फिर जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या फिर आई का जो शेप होता है, जो कॉर्निया वगैरह ये होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये भाई डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे। अब भाई जो ये अपने हैं थंब के ऊपर जो ये रिंकल्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं ये फिंगरप्रिंट है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट सब के अलग अलग होते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी आप ह्यूमंस को देखोगे तो सबके क्या है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जो चीज़ डिफरेंट होती है ना उनको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन, ठीक है। अब भाई पेरेंट्स के जो फिंगरप्रिंट्स होंगे वो अलग होंगे और जो होने वाली संतति होगी या फिर संतान होगा उसके भी क्या होंगे, फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे, बस उसी को वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ एक चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये होता है भाई वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ठीक है। वेरिएशन और हेरिडिटी में आपको भाई डिफरेंट समझ में आ गया। या फिर इसकी जो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं हेरिडिटी सॉरी वेरिएशन की, तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंस है, यानी कुछ एक ऐसी डिग्रीज या फिर ये है कि भाई कोई ऐसी चीज है जो क्या है, वेरी कर रही है, ठीक है, डिफरेंस कर रही है भाई संतान में और पेरेंट्स के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बताया दिया भाई फिंगरप्रिंट्स का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, थर्ड आपके एक आएगा वर्ड इनहेरिटेंस। क्या नाम आएगा भाई, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है भाई, बहुत बार नाम आएगा कि इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस क्या है, ये जो हो रहा है ना भाई, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, उनको तो क्या बोलते हैं भाई, हेरिडिटी बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस है ना, पूरी एक्चुअल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, इसे अपन क्या बोलते, जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। हेरिडिटी तो क्या हो गया भाई, ट्रांसफर होना है, ठीक है ना। और जो पूरी प्रोसेस होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो तीन बड़े ही कॉमन वर्ड है जो आपको पूरे चैप्टर के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले हमने बताया जेनेटिक्स है, वो विलियम बेटसन ने सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग किया था ऑलमोस्टली 1906 के अंदर किया था, ठीक है। 1906 के अंदर इसका उपयोग हुआ था जेनेटिक्स का, ठीक है। वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू ग्रो इनटू, टू या फिर टू बिकम, ठीक है। अब जेनेटिक क्या है, जेनेटिक ये है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। भाई हेरिडिटी यानी कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं तो उनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटी होती है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनकी स्टडी करना ही क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। फिर हमने बात की हेरिडिटी क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर
ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग में जो पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई अगर किसी के पिता के क्या हो रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, तो हो सकता है भाई बच्चे के भी क्या होने वाले के बाल भी उड़ जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है अगर जो भी भाई पेरेंट्स है उनका जो साइज है वो अगर स्मॉल है तो होने वाले बच्चे का भी स्मॉल हो सकता है, कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या होता है कि भाई जो थोड़े बहुत डिफरेंस जो क्या है पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में थोड़ा डिफरेंस पैदा कर देते हैं भाई, ठीक है भाई। अलग अलग तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना, सिमिलर थोड़ी होंगे सारा कुछ। और इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की जो एक्चुअल प्रोसेस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं जेनेटिक्स के हीरो पे, ठीक है, जेनेटिक्स के हीरो पे जिनका नाम है गिगर जॉन मेंडल, ठीक है, गिगर जॉन मेंडल। अब देखो मेंडल है ना, गिगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1822 को। इनका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को, ठीक है। ये इनकी बर्थ ऑफ डेट है भाई, ठीक है। 22 जुलाई 1822 को गिगर जॉन मेंडल ने इस धरती पे अपना जन्म लिया था, ठीक है। अब देखो क्या है कि गिगर जॉन मेंडल एक चर्च के पादरी थे और एक मतलब नेचर से उन्हें बहुत प्यार था, ठीक है। तो उनके प्यार में उन्होंने ये जेनेटिक्स की बहुत बड़ी खोज की थी, जो पीछे वाले जितने भी साइंटिस्ट थे जो नहीं कर पाए थे वो इन्होंने कर दिखाया था, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर पूछे कौन है, अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे कौन है तो कौन है भाई, गिगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। जॉन मेंडल है ना, वही क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। समझ में आ गई बात है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट पे यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। पी प्लांट पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और आप एक बात ध्यान रखना भाई, पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है या फिर जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है इनका पाइजम सेटाइवम, ठीक है, पाइजम सेटाइवम। साइंटिफिक या फिर बॉटनिकल नेम है पी प्लांट का, वो क्या है, पाइजम सेटाइवम है। अब आप ये याद रखना। अब अपने आगे चलते हैं कि मेंडल के सक्सेस के क्या क्या कारण थे, ठीक है ना। जो इतने पहले तक जो साइंटिस्ट थे वो नहीं कर पाए, तो मेंडल के जो रीजंस थे सक्सेस के, रीजन ऑफ सक्सेस, यानी मेंडल ने सक्सेस प्राप्त जो हुई थी उसके क्या क्या रीजन थे वो अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ये है कि इन्होंने एक ही टाइम पे एक ही हेरिडिटी कैरेक्टर को पढ़ा था, हेरिडिटी कैरेक्टर को पढ़ा था, या फिर अपन बोल सकते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था कि एक ही टाइम पर एक ही जो प्रोसेस होती है हेरिडिटी की या फिर इनहेरिटेंस का स्टडी किया था, एक ही टाइम पे एक ही कैरेक्टर का, ठीक है। अगर प्लांट का उन्होंने स्टडी किया कि भाई जो पेरेंट है और जो ऑफ स्प्रिंग में उनमें से जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कौन लंबा होता है, कौन थोड़ा मतलब ये होता है बोना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट थे भाई कलर्स के, ठीक है भाई, अगर सीड का कलर है ग्रीन है तो उसका येलो है वगैरह वगैरह। तो एक ही कैरेक्टर चुना था उन्होंने, ठीक है ना, एक ही कैरेक्टर उन्होंने चुना था। सबसे पहले एक ही कैरेक्टर का एक ही टाइम पर स्टडी की थी उन्होंने, ठीक है ना। ऐसे नहीं एक टाइम पे अंदर 5-6 कैरेक्टर साथ में उन्होंने वो स्टडी कर रहे थे, ऐसा नहीं, एक ही टाइम पर एक ही प्रकार की इनहेरिटेंस का स्टडी वो कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि इन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस किया था, ठीक है ना, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का स्टैटिकल एनालिसिस साथ में करते गए, ठीक है ना। स्टैटिकल एनालिसिस भाई अपने जो भी पुस्तक वगैरह थी या फिर जो भी फाइल्स थी उनके अंदर भाई क्या क्या उनको अंदर भाई आ रहा है सब कुछ, मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर का पौधा है, ठीक है, तो इसकी संतान 1.1 की है। तो इस प्रकार से वो क्या है पूरा का पूरा कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ है वो अपने एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे नोट करते गए, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिकल एनालिसिस उन्होंने किया था। थर्ड पॉइंट आप क्या डालोगे भाई,
थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि इन्होंने जो प्लांट का चयन किया था ना, प्लांट का जो चूज़ किया था वो बड़े ही केयरफुली किया था, ठीक है ना भाई। केयरफुली का मतलब क्या हो गया कि ये नहीं है कि भाई हर कोई सा पौधा ले ले, ठीक है। अब भाई मैं अगर पिंपल का बरगद या फिर जो भी है गुलाब के फूल का ये वगैरह सारे पौधे ले लें तो क्या होगा भाई, हो सकता है वो रिप्रोडक्शन बहुत लंबे समय बाद करे भाई, हो सकता है भाई 1 साल के बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता, तब तक जो मेंडल साहब है वो बैठे थोड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा पौधा लिया जो क्या हो जल्द से जल्द अपनी ऑफ स्प्रिंग वगैरह और रिप्रोडक्शन जल्द से जल्द कर सके, ठीक है। तो ये था इनका जो प्लांट का केयरफुली इन्होंने क्या किया था, चूज़ किया था, ठीक है। तो ये भी इनके क्या है सक्सेस के रीज़न है, 3 है, बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक ही टाइम पे उन्होंने एक ही हेरिडिटी करेक्टर या फिर इन हेरिटेंस को स्टडी किया था। सेकंड था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का स्टैटिकल एनालिसिस किया था। और थर्ड ये हो गया कि प्लांट का जो चयन था उन्होंने बहुत केयरफुली किया था और उनको सबसे बढ़िया प्लांट कौन सा लगा, पी प्लांट, ठीक है। क्योंकि पी प्लांट के अंदर क्या होता है, पी प्लांट एक एनुअल है, ठीक है ना, एनुअल प्लांट है, यानी 1 साल के अंदर ही ये ग्रो होके और पूरा खत्म हो जाता है प्लांट, ठीक है ना। तो ये इन्होंने काम किया था एनुअल प्लांट। तो अपने अब आगे चलते हैं जिनके अंदर देखो यहाँ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यानी पी प्लांट का मेंडल भाई साहब ने यहाँ पे सिलेक्शन क्यों किया था, ठीक है। ऐसे कौन कौन से रीजन रहे होंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इट हैज़ ए शॉर्ट लाइफ स्पान, सो पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट एंड हेल्प्स इन स्टडी ऑफ मोर एंड मोर जनरेशन इन लेस टाइम। यानी क्या है कि जो पी प्लांट होता है ना उसका जो लाइफ स्पान होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, 1 साल का होता है, ठीक है। ये भाई इसकी उम्र होती है ना जो पी प्लांट की वो 1 साल की होती है। तो इस वजह से क्या होगा भाई, अपन कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 साल के अंदर है भाई मोर से मोर जनरेशन भाई इकट्ठी होती जाएगी भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेंडल साहब भाई साहब है वो एक ही प्लांट को लेकर बैठ गए उसी का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो पूरा गार्डन के अंदर ये पी प्लांट उगा रखे थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ 1 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन की अपन स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण ये रहा था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। सेकेंड ये है कि 2 वर्ड मैंने यहाँ पे देखो नीचे अंडरलाइन की हुई है, इट हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ड्यू टू विच प्योर प्लांट कुड बी ऑब्टेन बाय सेल्फ पोलिनेशन। अब देखो बाइसेक्सुअल और सेल्फ पोलिनेशन क्या है। अब यहाँ पे आपने क्लास 7th के अंदर ये पढ़ा होगा कि अगर एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट साइमल्टेनियसली एक ही फ्लावर्स के अंदर होते हैं तो उनको तो बोलते हैं अपन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और अगर एक ही फ्लावर के अंदर मतलब एक ही प्रकार का या तो फीमेल या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो तो उससे अपन बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। अब यहाँ पे है भाई सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि ये अपना कोई पौधा है, ठीक है, इसके अंदर मान लो यहाँ पर इस पार्ट में और इस पार्ट में, यहाँ मान लो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो इनसे जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे छोटे छोटे होते हैं भाई, ये पोलन ग्रेन्स जो निकलेंगे वो क्या होंगे, इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और सेम ही फ्लोर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब होता है उसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से यहाँ पर हमको प्योर प्लांट मिलेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई रोज के पोलन ग्रेन्स आके पी प्लांट के फ्लोर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे रिएक्ट करके और दूसरा पौधा बना लिया, ये नहीं हो सकता ना। यहाँ पे देखो क्या होंगे, फ्लावर्स केवल और केवल किसके हैं, ये पी के, और पी के जो फ्लावर्स निकलेंगे उनके अंदर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। वो फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। इस वजह से हमें प्योर प्लांट मिलेगा, ठीक है। प्लांट है ना जो पी का जो पौधा होगा, ठीक है, जो मटर का पौधा होगा वही हमें मिलेगा वापस, ठीक है। जो ऑफ स्प्रिंग जो संतति मिलेगी, संतान मिलेगा, वो वापस कैसा ही बनेगा, अपने पी प्लांट ही बनेगा, ठीक है। थर्ड है क्रॉस पोलिनेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड बाय इमेस्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, किसके द्वारा, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन वहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि आप भाई मटर का पौधा ले लो, उसका फ्लोर ले लो, उसमें से जो फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वहाँ से हटा दो और पीछे क्या बचेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फिर आप दूसरे पौधे का भी वहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होंगे वहाँ पे डाल के और एक नई ऑफ स्प्रिंग वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं इमेस्कुलेशन है। तो क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है बाई इमेस्कुलेशन, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं, इन पी प्लांट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो पेरेंट है, ठीक है, वो लंबा है, ठीक है, और जो ऑफ स्प्रिंग जो संतति है वो छोटी है, ठीक है।
जो प्लांट का जो फ्लावर्स है वो एक्सियल है, ठीक है, यानी कि एक्सिस पे वहाँ पे उग रहे हैं या फिर टर्मिनल पे फ्लावर्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे कर करके भाई अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं पी प्लांट के अंदर। और मेंडल भाई साहब ने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे हमने बताया ना भाई टॉल, ठीक है ना भाई, लंबा, बोना, ठीक है, फ्लावर्स के अलग अलग रंग, ठीक है, फ्लावर्स कहाँ पे है, एक्सियल पोजीशन पे या फिर टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है भाई, सीड्स का कलर क्या होगा, येलो होगा या ग्रीन होगा। तो इस प्रकार के अलग अलग कैरेक्टर्स थे और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने यूज़ किए थे, 7, ठीक है। अब वो 7 कौन कौन से थे वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, देखो यहाँ पर अब क्या है कि ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं वो ये लिए थे मेंडल भाई साहब ने। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला यहाँ पे दिया गया आपको स्टीम हाइट है, ठीक है, यानी तने का जो हाइट होगा वो कैसा है। तो ये 2 हो सकते हैं, या तो टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ्ड हो सकता है। एक बार ये डोमिनेंट रिसीव छोड़ दो, बाद में अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, छोड़ देना एक बार से। तो स्टीम का हाइट है वो कैसे हो सकता है, या टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ्ड हो सकता है, यानी कि लंबा या फिर बोना। सेकंड है फ्लावर का कलर कैसा हो सकता है, फ्लावर का कलर हो सकता है वायलेट हो, बैंगनी हो या फिर वाइट हो, ठीक है। थर्ड है उन्होंने लिया था फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल पोजीशन भी हो सकती है और टर्मिनल। एक्सियल यानी कि जो फ्लावर्स के ऐसे मतलब इधर उधर हो, या फिर टर्मिनल यानी एकदम ऊपर हो, ठीक है, फ्लावर। फिर उन्होंने लिया था पॉड शेप। पॉड का मतलब होता है भाई मटर के बाहर की जो कवरिंग होती है ना उसे बोलते हैं पॉड, ठीक है। तो पॉड का शेप हो सकता है इनफ्लेटेड हो, ठीक है, या सीधी हो इस प्रकार से, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो यानी कि थोड़ी बहुत मुड़ी हुई हो, ठीक है। पॉड का कलर उन्होंने लिया था ग्रीन हो सकता है या फिर येलो हो सकता है, ठीक है। और सीड का जो शेप है वो राउंड हो सकता है, ठीक है, यानी गोल हो सकता है, और रिंकल्ड यानी उसके ऊपर थोड़ी बहुत झुर्रियाँ पड़ी हुई हो। फिर 7th है सीड का कलर। सीड का कलर हो सकता है येलो यानी कि पीला हो या फिर ग्रीन हो यानी हरा हो, ठीक है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स मेंडल भाई साहब ने लिए थे तो ये हैं भाई, समझ में आ गई बात है। इनके आगे इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, उन्होंने जो सिंबल्स लिए थे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल आई स्मॉल आई, और कैपिटल जी और स्मॉल जी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये उन्होंने 7 कैरेक्टर्स अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर रखे थे, ठीक है। अब अपन थोड़ा एक और चीज़ पे चर्चा करते हैं, एक टॉपिक और बच गया है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म का मतलब होता है जो मेंडलिज्म ने अपने सिद्धांत बताए थे उनको बोलते हैं मेंडलिज्म। अब रीडिस्कवरी क्यों की गई, देखो बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ कि जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, और इनका पूरा टोटल मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कुछ एकदम खत्म हो गया था, इन्होंने फाइलें भी तैयार कर ली थी, बस सबमिट कराना बाकी था कि भाई मैंने जेनेटिक्स का पूरा वहाँ पे क्या कर लिया है, मैंने डिस्कवरी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मेंडल की डेट पास आती है तो उससे पहले मेंडल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मेंडल भाई साहब की यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इस वजह से उनकी जो फाइलें हैं वो पड़ी की पड़ी ही रह जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब इनकी भाई इतना मेहनत किया था और फिर जैसे ही भाई इनका नाम होना था, भाई ये देख नहीं सके अपने नाम को, भाई मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, भाई दुनिया मुझे शाबाशी देगी, तो ये वो देख नहीं सके, बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर जैसे इनकी फाइलें हैं वो इन तीनों के हाथ लगी, 3 थे ये साइंटिस्ट। तो सबसे पहला है हुगो दी वेरियस है, कार्ल कोरेंस है और इरिक वॉन स्केटमेक। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये 3 जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास इनमें जो मेंडल की बनाई हुई फाइलें थी वो इनके हाथ लग जाती है, ठीक है। उन्होंने भाई ये तीनों भाई एकदम बढ़िया थे इंसान है, ठीक है ना, भाई तीनों क्या थे, साइंटिस्ट बहुत बढ़िया थे। इस वजह से इन्होंने अपना कोई नाम नहीं दर्ज करवाया था कि भाई मेंडल जो भी है भाई जेनेटिक्स की खोज हमने की है। तो इन्होंने क्या किया, वो फाइलें वापस देखी और वापस से रीडिस्कवरी की इनकी, ठीक है ना। वापस देखा कि मेंडल ने जो बात बताई है वो एक्सपेरिमेंट कर करके देखे कि हाँ ये एक्चुअली सही है या नहीं है। मेंडल की लिखी गई है कि एक बात वहाँ पे सही निकली, और यहाँ पर जो ये तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने अपना कोई नाम नहीं दर्ज कराया कि जेनेटिक्स की खोज है वो हमने की है। और फिर यहाँ पे जो नाम दर्ज करवाया गया था वो मेंडल का करवाया गया था, और फिर इसे नाम दिया गया था मेंडलिज्म, और फादर ऑफ जेनेटिक्स भी किसे कहते हैं, मेंडल को ही कहते हैं, ठीक है। भाई तीनों बहुत बढ़िया थे, ठीक है, इसीलिए मेंडल का नाम भाई दर्ज करवा दिया, वरना देखो कुछ भी हो सकता था, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कुछ भी। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। नोट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज अपना जेनेटिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेक्चर लेके आएंगे जल्द ही, जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 02।
तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।